हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की कहानियाँ सर्च एंड रेस्क्यू के बारे में है। बेसिकली सर्च एंड रेस्क्यू एक टीम होती है जो कि जंगल में खोए हुए लोगों को ढूंढती है। कभी कभी उनका सामना ऐसी चीज़ों से हो जाता है जो उनके लिए खतरनाक साबित होती है। तो आज हम उन्हीं कहानियों के बारे में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानियाँ। यह घटना मेरे साथ पिछले साल घटी थी जब मैं सर्च एंड रेस्क्यू मिशन में था। हमें खबर मिली थी कि एक फैमिली लापता है। तो मैंने अपनी टीम तैयार कर ली और फिर हम लोग वो लोगों को ढूंढने के लिए निकल पड़े। हम लोगों ने हमारे लिए एक मैप लिया और एक कंपास लिया। उसके साथ साथ हम लोगों ने कुछ कपड़े लिए और खाने के लिए खाना। हमने हमारा छोटा ट्रक लिया और जंगल की ओर निकल पड़े। जैसे ही हम जंगल के अंदर जाते जा रहे थे वैसे ही अंधेरा छाता जा रहा था। मुझे तो एक पल के लिए लगा कि शायद यहाँ पक्का बारिश होने वाली है। मेरे टीम में कार्टन नाम का एक बंदा था जो कि बहुत अनुभवी था। उसके साथ ऐसी बहुत सारी घटनाएं घट चुके हैं जिसे मैं फिर कभी आपसे शेयर करूँगा। फिलहाल तो वही हमारी टीम को अच्छे से रास्ता दिखा रहा था। हम लोगों की टीम में तकरीबन 7 से 8 लोग थे। उनमें से सबसे छोटी उम्र की एक 18 साल की लड़की थी जो कि अभी अभी ट्रेनिंग में ज्वाइन हुई थी, और सबसे बड़ा रसल था। उसकी उम्र 58 साल की थी। हम लोगों ने फिर हमारा ट्रक साइड में रख के पहाड़ों की तरफ हाइकिंग करना शुरू कर दिया। हम लोग यही आशा कर रहे थे कि काश वो फैमिली जिंदा हो। तुम्हें लग रहा है क्या यहाँ कुछ तो गलत है? कार्टन ने बोला। मैंने बोला, नहीं, ऐसा क्यों सोच रहे हो कार्टन, तुम ठीक तो हो ना? पर पता नहीं वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। हमारे टीम में से ही दूसरे एक ने कहा कि हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही फील हो रहा है। पर बाकी हम लोगों को कुछ फील नहीं हो रहा था। हम लोग आगे ही बढ़ते जा रहे थे। धीरे धीरे अंधेरा हुआ। धीरे धीरे पानी के छींटे पड़ रहे थे। थोड़ी देर के बाद बारिश शुरू हो गई थी। हम लोग फिर थोड़ी देर में उस जगह पहुंच गए जहां से हमें जीपीएस के सिग्नल मिले थे। सच बोलूं तो उस जगह को देख के मैं डर गया था क्योंकि वो जगह तहस नहस हो चुकी थी। वहाँ जानवरों के नाखूनों के निशान थे जो कि दिखने में डरावने लग रहे थे। हम लोग यही सोच रहे थे कि आखिरकार यह क्या हुआ होगा। तभी बारिश जोर जोर से आना शुरू हो गई। हम लोगों ने फिर हमारे रेनकोट पहन लिए और अचानक ही एक जोर से गुर्राने की आवाज़ आई। वो गुर्राने की आवाज़ इतनी भयंकर थी कि उसे सुन के शायद आप लोगों की हालत पतली हो जाए। कार्टन एक जगह रुक के कुछ देख रहा था। हमने जब उसके इशारे पे एक कोने में देखा तो हम लोग वो देख के शॉक्ड हो गए। वो चीज़ हमें पेड़ों के बीचों बीच दिखाई दे रही थी जो कि अपने बड़ी बड़ी आंखों से हमें ही घूर रही थी। वो चीज़ दिखने में बहुत लंबी थी और वो ऐसी थी कि जैसे कोई पतला आदमी हो। उसके पूरे शरीर पे बाल थे। उसका मुंह मुझे किसी हिरन के जैसा दिख रहा था और उसके 2 बड़े बड़े सींग थे। सच बोलूं तो उतना ही काफ़ी था एक आदमी को डराने के लिए। उसको देख के मैं इतना डर गया था कि मेरा तो दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसके 2 हाथ थे जो कि बहुत लंबे थे और उसके नाखून भी इतने बड़े थे कि उसके पैर को आराम से छू रहे थे। उसकी हाइट कम से कम 10 फीट होगी। वो धीरे धीरे हमारे ही तरफ बढ़ रहा था। हम लोगों ने धीरे धीरे अपने कदम पीछे हटाना शुरू कर दिया। कार्टन और रसेल आगे थे। धीरे धीरे कार्टन उसी जानवर के पास जा रहा था। रसेल ने उसे जोर से बोला, कार्टन, ये पागलपन मत करो, पीछे आ जाओ। जैसे ही रसेल ने ये बात बोली उस चीज़ ने एकदम से रसेल को देखा। एकदम से वो चीज़ भागकर रसेल के पास आ गई। उसने अपने नाखून रसेल के आर पार कर दिए। वो देख के हम लोग जैसे जम गए थे। हमें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि हम लोग क्या करें। हम लोगों ने फिर भागना शुरू कर दिया। वो चीज़ हमें देख के जैसे मुस्कुराई। एकदम से रसेल के शरीर से अपने नाखून निकाल दिए और रसेल नीचे गिर गया था। वो मर गया था। मैंने भागते भागते उस चीज़ पे 2 गोलियां गड़ा दी
पर उस चीज़ पे कोई फर्क नहीं हुआ। मैं अब तेजी से भाग रहा था। अचानक मुझे मेरे पीछे किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी और तुरंत ही मेरे पीछे मुझे एकदम से दर्द का एहसास हुआ और मुझे पता चला कि उस जानवर ने मेरे पीछे का हिस्सा नोच दिया है। अब मैं दर्द से कर्राता हुआ भाग रहा था, पर थोड़ा आगे जाके मुझसे भागा नहीं जा रहा था। मेरी ही टीम के 2 लोगों ने मुझे अपने कंधे पे लिया और भागने लगे। हमारे ही एक टीम के मेंबर को उस जानवर ने फिर से मार दिया। उसका गला जैसे एक ही बार में काट दिया। कार्टन भागता भागता हमारे आगे निकल गया और उसने हमें गुफा जैसा कुछ दिखाया। जैसे ही उसने हमें वो गुफा जैसा कुछ दिखाया, उस जानवर ने कार्टन की ओर भागना शुरू कर दिया। हम लोग अब गुफा में ही अंदर अंधेरे में भाग रहे थे, पर एक पॉइंट पे आके हमें लाइट जैसा दिखाई दिया। मुझे पता चल गया था कि ये जगह आसानी से गिर सकती है। उस पॉइंट के ऊपर एक पत्थर था जो कि आराम से थोड़ा हिलाने पर गिर सकता था। मेरे दिमाग में आइडिया आया। मैंने सोचा क्यों ना हम लोग इस पत्थर को नीचे गिरा देंगे तो हमें थोड़ा टाइम भागने को मिलेगा। मैंने फिर वैसे ही किया। मैं, कार्टन और बाकी के लोग गुफा के अंदर की ओर भाग रहे थे। हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। फिर अचानक से गुफा का मुंह खुल गया। हम लोग गुफा के बाहर आ गए। हम लोगों ने सोचा कि अगर हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे तो हम लोगों का उस जानवर से पीछा छूटेगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो बाकी के साथियों की लाश लेने को हम लोगों को चांस मिलेगा। तुम्हें लगता है क्या हम लोग यहाँ से बच भी सकते हैं? कार्टन ने ज़ोर से बोला। मैंने बोला, हाँ, हमें अपने पे भरोसा रखना चाहिए। हमारे ही टीम के लोगों ने हमसे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि हम लोग अगर यहाँ रहेंगे तो हम लोग मर जाएंगे। फिर मैंने ज़ोर से बोला, कटने से ये तो अच्छा है कि हम लोग यही रहे। आपस में ही हम लोगों ने लड़ना शुरू कर दिया क्योंकि हम लोग सिर्फ 3 या 4 लोग थे। बाकी के 4 लोगों के बारे में खबर क्या थी हमें कुछ पता नहीं था। हम लोग सिर्फ यही इमेजिन कर पा रहे थे कि शायद वो जिंदा हो गए। पर थोड़ी देर में ही हुआ यूं कि जिस पत्थर को हमने गिराया था वो अचानक से हिलने लगा। वहाँ से आवाज़ें आने लगी। थोड़ी ही देर में उस जानवर ने वो सारे पत्थर साइड में हटा दिए और हमारी तरफ बढ़ने लगा। हम लोगों को उसे देख के डर लग रहा था। एक दूरी पे आके वो जानवर खड़ा हो गया और हमें ही देख रहा था जैसे कि हमें वो मार देगा। वो जानवर अब मुस्कुरा रहा था। उसके हाथ में कुछ था। उस जानवर ने एकदम से उस चीज को हमारे आगे फेंका। वो देख के मेरी जान हलक में अटक गई। वो कार्टन का सर था। सच बोलूं तो मुझे इतना रोना आ रहा था कि मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। मैंने मेरे दोस्त को खो दिया था। हम लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग अब क्या करें। हम यही सोच रहे थे कि अचानक से हमारे ही एक टीम मेंबर ने उस जानवर पर हमला बोल दिया। वो जानवर अब नीचे गिर गया था। उसी चीज़ का मौका पाते मेरे टीम वालों ने मुझे कंधे पे लिया और भागने लगे। हम लोगों को थोड़ा आगे जाके एक झरना जो कि नीचे बह रहा था उसके पास थोड़ी सी जगह दिखाई दी। हम तीनों जाके वहाँ छुप गए। वहाँ जाके हमें पता चला कि हमारा वही टीम मेंबर अब लापता है। वो हमारे साथ नहीं आया था। हम लोगों को डर लग रहा था क्योंकि जो हालत उस जानवर ने पहले से ही हमारे 3 टीम मेंबर की है शायद उस चौथे की ना करे। हम लोग यही सोच रहे थे। हमारे ही एक टीम मेंबर ने कहा कि अगर हम लोग यहाँ पर जिंदा रहे तो हमें हमारी दूसरी टीम को बुलाने में मदद मिलेगी, तो यही अच्छा होगा कि हम लोग यही रहे। मैंने भी फिर हामी भरी। वो कहने लगा कि बाहर जाएंगे तो मारे जाएंगे, यही शांति से बैठे रहते हैं थोड़ी देर तक। वो लोगों को मेरे साथ बैठना थोड़ा अजीब सा लग रहा था क्योंकि मेरे शरीर से इतना खून बह रहा था कि वहाँ खून जमा हो गया था। पर गनीमत ये थी कि मेरे टीम वालों ने जितना ज़्यादा खून हो सके उतना ज़्यादा रोकने की कोशिश की थी, वरना शायद मैं मारा जाता। हम लोगों को
ये बात अब मान लेनी चाहिए कि हम लोग मरने वाले हैं, मेरे ही एक टीम मेंबर ने कहा। मैंने फिर उसे दिलासा देने की कोशिश की कि तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैक फिर कुछ बड़बड़ाने लगा। वो कुछ बोल रहा था, हमें उसकी आवाज़ समझ में नहीं आ रही थी। फिर मैंने उसे अच्छे से झकझोर दिया। फिर वो बोला, हाँ मैंने इस चीज़ का सामना पहले भी किया है। इस चीज़ की वजह से मैंने अपने पिता और अपने दादाजी को खो दिया था। ये बात बचपन की है। मेरे पापा और मेरे दादा हम तीनों मिलके शिकार करने जंगल में गए थे। जंगल हमारे घर के पास ही था। हम लोग जंगल के अब थोड़ा अंदर आ चुके थे और अचानक ही मेरे पापा पीछे मुड़ के पीछे जाने लगे। पता नहीं उन्हें क्या दिखा। हम लोगों ने फिर ध्यान से देखा तो वो यही चीज़ थी जो कि हम लोगों ने अभी देखी है। फ़र्क ये था कि जो मैंने देखा था उसके सींग बहुत बड़े थे। उसने फिर एक ही बार में मेरे पापा के 2 टुकड़े कर दिए और पापा के मांस को खाने लगा। वो देख के मुझे बहुत रोना आया, पर सच बोलूँ तो मैं बहुत डर गया था। फिर मेरे दादा ने उस चीज़ पर 2-3 गोलियां मार दी, पर उससे उस पर कुछ असर नहीं हुआ। मैंने देखा कि मेरे दादाजी एक अलग ही गोलियां लोड कर रहे थे। मेरे दादाजी ने फिर उस पे वो गोलियां मार दी। वो गोलियां उस जानवर के छाती के अंदर लग गई। वो जानवर दर्द से कर्रा रहा था। मेरे दादाजी ने मुझे कहा कि तू कुछ भी कर ले, यहाँ से भाग जा, तू यहाँ से भाग जा। ना चाहते हुए भी मैं वहाँ से भाग गया। मैंने फिर थोड़ी देर में मेरे दादाजी की चिल्लाने की आवाज़ सुनी। शायद मेरे दादाजी की भी अब मौत हो गई थी। मैं जैसे तैसे करके घर पहुंचा और फिर पुलिस को बुलाया, पर कोई फायदा नहीं। अचानक से जैक जैसे उस यादों से बाहर आया। वो हमारे आसपास कुछ देखने लगा। अचानक से जैक ने एक चीज बोली। उसने बोला कि ये एक वेंडिगो है। ये तुम क्या कह रहे हो जैक? वही वेंडिगो ना जैक, जिसके बारे में लोगों ने मनगढ़ंत कहानियां बनाई रखी है। फिर उसने कहा कि हाँ यह वही वेंडिगो है, पर मैंने कहा कि यह हो ही नहीं सकता। और अगर तुम्हारी बात मान ले तो जिस किसी ने भी वेंडिगो को देखा है वो अब तक ऐसी कहानियां सुनाने के लिए जिंदा नहीं बचा। हमें अब मान लेना चाहिए कि हमारी मौत पक्की है। जैक ने फिर कहा कि पर मैंने फिर जैक से बोला, ये पर क्या कर रहे हो जैक? जो भी बोलना चाहते हो अच्छे से बोलो। जैक ने कहा कि शायद हम लोग इससे बच सकते हैं। मेरे एक अंकल का कैबिन यही कहीं आसपास है। हमें बस उस कैबिन को ढूंढने की कोशिश करनी होगी। वो कैबिन यहाँ से कुछ ही मील दूर होगा। वो भी एक सर्च एंड रेस्क्यू ऑफिसर है। उन्होंने इस वेंडिगो के बारे में बहुत सा रिसर्च किया हुआ है। शायद उनको कुछ ना कुछ पता होगा जिससे कि हमारी जान शायद बच जाए। हम लोग 4 लोग थे। 4 में से 3 लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग जाकर वो कैबिन को ढूंढेंगे, क्योंकि मैं चल नहीं सकता था, इसीलिए मेरा जाना ठीक भी नहीं था। मुझे फिर मेरे एक साथी ने एक बड़े से पत्थर के अंदर दबा के बिठा दिया। मेरे पास और कोई भी चॉइस नहीं थी। मैं सब कुछ देखता ही जा रहा था। वो लोग अब जा चुके थे। थोड़ी ही देर में वो वेंडिगो मेरे पास आया। उसकी बड़ी बड़ी आंखें थी और उसके बड़े बड़े दांत थे। जैसे हमारी बत्ती सी होती है, उसकी ऐसे 2 बत्तीसियाँ थी, यानी कि उसके 2 अलग अलग सेट के दांत थे और उसकी जीभ भी बहुत बड़ी थी। वो पानी पीने आया था। वो मुझे देख नहीं सकता था, पर मैं उसे बहुत अच्छे से देख सकता था। पर पता नहीं कैसे हमारे ही एक टीम की लड़की उस वेंडिगो पर चढ़ गई और उसके गले पे चाकू मार दिया। वो वेंडिगो अब दर्द से कर्रा रहा था, पर थोड़ी ही देर में उसने उस लड़की को गला पकड़ के ऊपर उठाया और उसको मार डाला। मैं बस वो नज़ारे को देखता रहा। मैं कुछ भी नहीं कर सकता था सिवाय देखे। मेरा दिल और ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मैंने सोचा कि आज मेरी मौत पक्की है। जैक की आवाज़ सुनाई दी, कोबे कोबे तुम यही हो ना? उसने मुझे कहा कि तुम यही हो ना? मैंने उसे कहा हाँ
मैं यही हूँ। मुझे दिन होते हुए दिखाई दे रहा था। उसने फिर मुझे बाहर निकाला। बाहर का नज़ारा देख के मैं बहुत चौंक गया था। बाहर मांस के टुकड़े यहाँ वहाँ पड़े हुए थे। वो देख के मैं रो पड़ा। मेरे साथ मेरा दोस्त जैक भी रो पड़ा। हम लोग अब जोर जोर से रो रहे थे। अचानक ही जैक ने रोना बंद किया और बोला, हमें इसी वक्त यहाँ से जाना होगा। मैंने कहा, हाँ तुम ठीक कह रहे हो। मैंने जब अपने पैंट को देखा तो मेरा पैंट मेरी टॉयलेट से भीग चुका था। मैंने डर के मारे टॉयलेट कर ली थी। उस बदबू से थोड़ा दूर जा रहे थे, पर ना चाहते हुए भी वो लोगों को मुझे उठाना पड़ा। जैसे ही मैं बाहर अच्छे से निकला, धूप की किरणें मेरी आंखों पे पड़ रही थी। मेरी आंखें जल रही थी। तब जाके मुझे पता चला कि मैं 2 दिन से सोया ही नहीं हूँ और ये मुझे 2 दिन के बाद लेने आया था। थोड़ी ही देर में हम लोग उस कैबिन में पहुंच गए। मैं बीच रास्ते में ही सो गया था। वो कैबिन बहुत ही पुरानी थी क्योंकि उस कैबिन में पिछले बहुत टाइम से कोई भी नहीं रह रहा था। मुझे मेरे छाती के नीचे से कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। मेरी छाती के नीचे की बॉडी सुन पड़ गई थी। थोड़ी देर के बाद मेरे ही एक साथी ने आके मुझे पानी की बोतल दी और मुझे कहा कि अच्छा हुआ तुम जिंदा हो। फिर मैंने मेरे दूसरे दोस्त जैकरी के बारे में पूछ लिया तो उसने कहा कि सच बोलूं तो जैकरी की हालत बहुत खराब है। मुझे लगता नहीं कि ये जिंदा भी रह पाएगा। शायद उसकी सांसें थोड़ी देर में बंद हो जाएगी। मैंने कहा, ये क्या कह रहे हो तुमने तो कहा था कि जैकरी बिल्कुल सही सलामत है। तो उसने लड़खड़ाती आवाज में कहा कि हाँ, मैंने झूठ बोला था तुमसे ताकि तुम टेंशन में ना आओ। उसने कहा कि जब तुम सो रहे थे तो हमने तुम्हारी पैंट चेंज की थी क्योंकि तुम्हारी पैंट बदबू मार रही थी। फिर वो लोगों ने मुझे उठा के दूसरी रूम में लेके गए। जब मैंने वहाँ का नज़ारा देखा तो मैं चिल्ला पड़ा क्योंकि वो नज़ारा इतना भयानक था कि शायद मैं उसे देख भी नहीं पाऊंगा। वो जैकरी था। उसका जबड़ा लटक रहा था। शायद 3 या 4 मांस के टुकड़ों से उसका जबड़ा लटक रहा था। उसकी एक आंख पूरी गायब हो चुकी थी और दूसरी आंख भी लटक रही थी। खून ही खून नीचे बह रहा था। उसके दोनों हाथ गायब थे और उसके दोनों पैर भी गायब थे। सच में उसकी जान अब नहीं बच सकती थी क्योंकि उसकी हालत बहुत ख़राब थी। उसकी ये हालत मुझसे देखी नहीं जा रही थी। सच बोलूँ तो मैं रो भी रहा था और चिल्ला भी रहा था। जैक ने फिर मेरी तरफ देखते हुए बोला, हमें ये करना ही होगा वरना। ये शब्द बोल के वो रुक गया। फिर उसने अपने हाथ में एक रिवॉल्वर ली और जैकरी के सामने तानी और गोली मार के उसे मार दिया। अब मेरा टीममेट दर्द में नहीं था, वो मर चुका था। सच बोलूँ तो उसे मारना हमारे लिए बहुत मुश्किल था, बट हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। उसे हम दर्द में नहीं देख सकते थे। उसे मारने के बाद हमारा दिमागी संतुलन जैसे बिगड़ गया। थोड़ी देर के लिए मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। जैक ने फिर अपना सर नीचे रख दिया और रोने लगा। मेरे दोस्तों ने मुझे फिर खाना दिया। थोड़े टाइम तक हम लोग जंगली खाने पे ही निर्भर थे क्योंकि हमें जो रेस्क्यू करने वाली टीम आने वाली थी शायद उसे आने में देर हो जाएगी। फिर मेरे दोस्त जैक ने ज़ोर से कुछ बोला। वो बोला कि शायद वो टीम हमें रेस्क्यू करने आए उससे पहले हम लोग मर जाएंगे क्योंकि ये जानवर हमें मार देगा। पता नहीं इतने टाइम तक जंगल में रहने के कारण उसकी दिमागी हालत खराब हो चुकी थी। अब हमारे पास 50-50 ऑप्शन था कि हम वो रिसर्च के पेपर ढूंढे और कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ढूंढे। पता नहीं क्या होगा। फिर जैक ने मुझे एक बुक थमा दी और कहा कि तुम ये पढ़ लो और तब तक हम लोग इस दरवाजे को मजबूत करने के लिए कुछ सोचते हैं। उस बुक में कुछ इस प्रकार लिखा था, मैंने इतने साल विंडिगो की रिसर्च पे लगाए हैं तो मैं इतना समझ गया हूँ कि इस विंडिगो का चरित्र क्या है। मैं अब इसे कुछ भी करके मारना चाहता हूँ जिससे कि ये मिसिंग कंप्लेंट्स और बच्चों को पहला फुसला के जंगल में लेके मार देना बंद हो जाए। मैंने
कई कबीले वालों से भी इसके बारे में बात की है। उन्होंने मुझे इतनी सारी स्टोरीज सुनाई। वो कहते हैं कि वेंडिगो अपना रूप बदल सकता है और कई आवाज़ें भी निकाल सकता है। वो सुन के मैं एकदम से चौंक गया था, क्योंकि क्या पता मैंने अब तक कितने लोगों से बात की है, शायद उनमें से कोई वेंडिगो हो जिन्होंने अपने परिवार वालों की आवाज़ सुनी होगी और उनके पीछे जाके अपनी जान गंवाई होगी। पर आखिरकार मुझे इसकी मौत के बारे में पता चल गया है। अगर इसको मारना हो तो हमें आग जलानी होगी। आग उसकी कमज़ोरी है। वो बुक पढ़ के मुझे इतनी हिम्मत मिल गई थी कि मुझे लगा कि मैं शायद इसे हरा के ही रहूँगा। इससे भले वो वेंडिगो ना मरे, पर हमारे पास इतना समय रह पाएगा कि हम लोग वहाँ से भाग सकेंगे। उस बुक में ये भी लिखा था कि वेंडिगो 3 तरीके के होते हैं। एक वेंडिगो जिसे मैं राजा कहना चाहूँगा, जो कि इतना बलशाली होता है जिसे कोई भी बुलेट या फिर कोई भी आग नहीं रोक सकती। दूसरे तरीके के वेंडिगो को मैं बीच वाला वेंडिगो कहूँगा। वो वेंडिगो को हम हरा सकते हैं। जितने भी वेंडिगो हमने देखे हैं अब तक, वो सारी वेंडिगो ये दूसरे ग्रुप में आते हैं। और तीसरे तरीका का वेंडिगो, जिसे हम एक तरीके का छलावा भी कहते हैं, वो इतना तेज़ होता है कि उसे देख पाना बहुत ही मुश्किल होता है। हम उसे पकड़ भी नहीं सकते। वो दिखने में बहुत पतला होता है। ऐसे वेंडिगो हमें कम देखने मिलेंगे। कुल मिला के मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि हमें दूसरे तरीके का वेंडिगो ज़्यादा दिखने में मिलता है। तीसरे वेंडिगो की थूक ऐसी होती है कि जैसे कोई एसिड हो। उसकी थूक से कोई भी लोहा पिघल सकता है। अगर आप मेरी ये बुक पढ़ रहे हो तो इसका मतलब मैं मर चुका हूँ। मैं तो बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी लाइफ में ठीक रहिए। और हाँ जैक बेटा, तुम अगर ये बुक पढ़ रहे हो तो ये याद रख लेना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बस अपना ख्याल रखना, अपनी ज़िंदगी अच्छे से जीना। मैंने फिर वो बुक बंद कर दी और मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे और मैं ज़ोर से चिल्लाया, जो भी जलने की चीज़ मिले यहाँ ला लो। जैसे ही मैं चिल्लाया वो लोग समझ गए। फिर वो लोग बेसमेंट में गए। उन लोगों को थोड़ी वाइन्स की बोतल मिली और केरोसिन की एक छोटी सी बोतल मिली। वो सारी चीज़ें लेके वो ऊपर आ गए। जैक मुझे देख के मुस्कुरा रहा था। उसके हाथ में डबल बैरल वाली शॉटगन थी। अचानक ही हमारी टीम का एक साथी आया और चिल्लाने लगा। हमें उसकी शक्ल पे डर साफ साफ दिख रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि उसे डर किस चीज़ का है। उसने फिर धीरे से बोला, तुम लोगों को बाहर देखना चाहिए। वो इतना बोलते ही बाहर देखने लगा। हम लोगों ने जब बाहर देखा तो हम वो नज़ारा देख के बहुत डर गए। यहाँ से वहाँ लोमड़ियाँ भाग रही थी, बाकी जंगली जानवर भी भाग रहे थे। ऊपर पूरा आसमान छोटे छोटे पंछियों से भर चुका था। ये कभी नहीं हुआ था। जब हमारी नज़र थोड़ा आगे पड़ी तो हम उस नज़ारे को देख के डर गए। वो तीनों ही आ रहे थे। वो तीनों थे। वो तीनों ही हमारी तरफ आ रहे थे। हमने हमारी ज़िंदगी में पहली बार उन तीनों को देखा था। एक बहुत ही लंबा, जिसे हम राजा कहते थे, वह था। दूसरा जो बाकी सब लोगों को मारता था। तीसरा एकदम काला था, सिर्फ उसकी आंखें ही चमक रही थी। दूसरे वाला दिखने में बहुत ही सफ़ेद था। ये नज़ारा हमारी ज़िंदगी में हम कभी नहीं भूलने वाले। हम लोग अब काँप रहे थे। हमारी डर की कोई सीमा नहीं थी। तीसरे वाले ने जब अपना मुंह खोला तो उसके मुझ से चमकती हुई थूक बाहर निकली, और जब उसकी आंखें देखी तो वो ज़्यादा चमक रही थी। वो अब अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया और एक ने तो खिड़की तोड़ने की कोशिश की, पर गनीमत ये है कि खिड़की मेटल की बनी हुई थी तो तोड़ने में मुश्किल हो रही थी। हमें समझ में आ गया था कि हमें अब इनसे लड़ना ही होगा, वरना हम मारे जाएंगे। बिना कुछ किए मरने से अच्छा है कि लड़कर मरे। अब कैबिन के दोनों दरवाजे से आवाज़ आ रही थी। अब चाहे जो भी कुछ हो जाए, हमें इसे फेस तो करना ही होगा।
चाहे हमारी जान क्यों नहीं जाती, आज हम लोग इसे लड़के रहेंगे। हमें एक बात तो पता थी, अगर हम कुछ भी नहीं करेंगे हम एक दूसरे को फेस भी नहीं कर पाएंगे। इससे अच्छा है हम इसे लड़े। सब लोग अपनी पोजीशन लेके तैयार हो चुके थे, बस अब हमला बोलने की तैयारी थी। आखिरकार पीछे का दरवाज़ा टूट ही गया। वो तीसरा वेंडिगो जो कि एकदम से काला था, वो अब दरवाज़ा तोड़ के अंदर आने लगा। वो अब मेरे एक साथी को देख रहा था। वो उसके ऊपर कूदे उससे पहले ही जैक ने दूसरी तरफ से आके उस पर केरोसिन छिड़क दिया और आग जला दी। अब वो वेंडिगो दर्द से कर्रा रहा था। बाकी के दूसरे 2 वेंडिगो दूसरे दरवाजे से आए और वो तीसरे वेंडिगो के पास चले गए। हम लोग अब बिल्कुल तैयार थे। क्रिस जैसे पागल हो गया था। उसने पहले तो मुझे उठा के अब केबिन के बाहर फेंक दिया। वो तीसरा वेंडिगो अब मर चुका था। पूरे केबिन में आग फैल गई थी। पता नहीं उसको क्या सूझा, अपने हाथ में गन ली, मेरे तरफ तान दी। मैंने कहा, ये क्या कर रहे हो तुम? उसने कहा, और क्या करना है। वो कहते ही वो ट्रिगर दबाने जा रहा था कि जैक ने उसके ऊपर झपट्टा मारा। उसने फिर जैक को उठा के पटक दिया। पता नहीं क्रिस के साथ क्या गलत था। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि ये क्रिस को क्या हो गया है, वो ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। पहली बार क्रिस को मैंने ऐसे रूप में देखा था। अचानक से क्रिस का रूप बदलने लगा। वो धीरे धीरे मेरे पास आया और मेरे सीने पे उसने हाथ रख दिया। उसके नाखून बढ़ते ही जा रहे थे और उसका रूप एकदम से बदल गया था। उसका रूप एकदम काला पड़ गया था। वो वही था, वेंडिगो। उसने क्रिस का रूप ले लिया था और मुझे मारने के लिए आ गया था। उसने एक अलग ही स्माइल दी और फिर मुझे मारने आ गया। पर वो कुछ करता उससे पहले ही जैक उसके ऊपर कूदा और उसके गले पे और उसकी आंखों पे छुरा भोंकने लगा। जैसे ही वो उठता उससे पहले जैक ने बोतल के ऊपर का कपड़ा जलाया और उसके ऊपर फेंक दिया। 1-2 गोली के शॉट उस पे मार दिए। अब वो राजा वेंडिगो जल रहा था। उसकी चमड़ी पिघल के नीचे गिर रही थी। अचानक ही झाड़ियों में से दूसरा वेंडिगो आया और ये राजा वेंडिगो को मारने लगा। इससे मुझे समझ में आ गया था कि ये वेंडिगो उस राजा वेंडिगो को मार के खुद राजा बनना चाहता है। अब लड़ाई इन 2 वेंडिगो के बीच में थी। हम लोग बस ऐसे ही वो लड़ाई को देख रहे थे। उस छोटी वेंडिगो ने राजा को मारने के लिए उसका सर जोर से जमीन पे पटका और उसके गले को पकड़ के पेड़ की तरफ लेके गया। पर राजा वेंडिगो हार मान ही नहीं रहा था। उसने वो छोटी वेंडिगो का हाथ पकड़ के तोड़ दिया। छोटा वेंडिगो अब दर्द से घरा रहा था। मैं चाहता था कि छोटा वेंडिगो जीत जाए, क्योंकि मैं इस छोटे वेंडिगो को खुद के हाथों से मारना चाहता था। फिर छोटे वेंडिगो ने उस बड़ी वेंडिगो को आग में फेंकने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। उस बड़े राजा वेंडिगो ने छोटे वेंडिगो को ही आग में फेंक दिया। आखिरकार हार कर छोटा वेंडिगो शायद मर गया। वो भी हिल नहीं रहा था। अब राजा वेंडिगो हमारी तरफ बढ़ रहा था। उसके शरीर पे कोई भी चमड़ी नहीं थी और उसका शरीर भी एक तरफ से जल रहा था। उसकी बॉडी देख के मैं बहुत डर गया। उसकी अंतड़ियाँ देख के मुझे एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी। आज हम लोगों को ये समझ में आ गया था कि हम लोग का मरना आज तय है। मैं तो अपनी ज़िंदगी के अच्छे पल याद कर रहा था, पर फिर भी एक आखिरी बार लड़ाई करना चाहता था, जिससे कि मुझे कोई भी पछतावा ना हो। पर गनीमत थी कि मुझे जैक ने पहले से ही गन देकर रखी थी। मैंने उस गन में जितनी बुलेट थी उतनी बुलेट उस राजा वेंडिगो के दिखते हुए दिल पे लगा दी। उसके दिल में से काले कलर का कुछ बाहर निकल रहा था। काले कलर का कुछ बाहर निकल रहा था। मैं समझ गया था कि ये उसका खून है। वो अब हमारी तरफ देख रहा था, पर अब वो डर से हमारी तरफ देख रहा था। वो अलग अलग जानवरों का रूप धारण करने लगा और रूप धारण करके हमसे बचने की कोशिश कर रहा था, पर शायद उसकी चोट के कारण बच नहीं पा रहा था। फिर जैक ने अचानक ही उसके पैरों पे हमला कर दिया और उसके एक पैर को उखाड़ फेंक दिया। अब वो एक ही पैर से उछलते उछलते हमारी तरफ आ रहा था,
पर अलग अलग रूप में आ रहा था। हम समझ चुके थे कि अब इसकी हालत बहुत ख़राब है। अगर हम थोड़ी मेहनत और करेंगे तो इसे मारने में कामयाब हो जाएंगे। वो फिर भी हमारी तरफ बढ़ने लगा। उसने हमें पकड़ लिया था। जैक ने लकड़ी का टुकड़ा उसके गले में धंसा दिया। वो अब दर्द से कर्रा रहा था। उसके मुंह से एक अजीब सी आवाज़ निकली। मैं बचना चाहता हूँ, मैं मरना नहीं चाहता। यह आवाज़ सुन के हम लोग परेशान हो गए, क्योंकि वो आवाज़ एक इंसान जैसी थी। उसने कुछ अजीब सा काले कलर का उसके मुंह से वॉमिटिंग किया। वो भी बहुत अजीब था और बहुत सी गंदी बदबू आ रही थी उसमें से। फिर जैक ने उसके सर पे एक बड़ा सा पत्थर दे मारा, क्योंकि वो वेंडिगो अब नीचे गिर चुका था। उसके गले को काट के जैक ने आग में फेंक दिया। थोड़ी देर के बाद हमें दूर से हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई दी। हम समझ गए थे कि ये हमारे रेस्क्यू के लिए आ गई है। हम अब अच्छा महसूस कर रहे थे। चीज़ें यहाँ से एकदम सी घूम गई थी। सब कुछ हमारे साथ अच्छा ही हो रहा था। हेलीकॉप्टर से सर्च एंड रेस्क्यू टीम आई और उन लोगों ने इन वेंडिगो की बॉडी देखी। और थोड़ी देर बाद पैरानॉर्मल की टीम आ गई थी। वो लोगों ने हमसे कहा कि हम इसके बारे में पब्लिक से डिस्कस ना करें। जितने भी लोग उस अटैक में मर चुके थे, हमने उन सबको श्रद्धांजलि दी और हमारी टीम वालों को भी हम लोगों ने स्पेशल श्रद्धांजलि दी। बेचारे, उनको तो पता नहीं था कि उनकी मौत क्यों हुई और उनको मारने के टाइम पे इस विंडिगो ने कितना एंजॉय किया होगा। फिर डॉक्टर लोगों ने मेरे पीछे का भाग ठीक किया। तब से मैं भाग नहीं पा रहा हूँ, पर मैं इस चीज़ पे काम कर रहा हूँ। उस घटना के बाद से सर्च एंड रेस्क्यू का जॉब छोड़ दिया। हम लोग अब हमारी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। मैंने तब से तय किया कि मैं अब जंगल में फिर कभी नहीं जाऊंगा, और तब से मैं कभी जंगल में नहीं गया। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी, और फ्यूचर में आप कभी भी वेंडिगो से आपका सामना हो तो आपको खुद की रक्षा करना आ जाए।